दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इवेंट की जो इवेंट आप सबने देखा है। आज तक चंदा मामा हमारे लिए चंदा मामा दूर से थे, मगर आज 140 करोड़ भारतवासियों के लिए चंदा मामा के घर में हम पहुंच गए हैं। बात हम बस करने वाले हैं चंद्रयान 3 के मून के सरफेस के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान तीन के में हजार मॉडल 3,84,000 किलोमीटर का रास्ता तय करके जब हम चंद्र तक पहुंचे हैं, और वो भी ऐसा कहा जाता है कि 6,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जाता हो और उसको धरती की नहीं, चांद की सतह पर, चांद की धरती के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना कितना मुश्किल हो सकता है, वो सब समझ में आता है। और यह सब हमने कर दिखाया है। अगर भारतीय रुपए में बात करें तो तकरीबन 615 करोड़ के खर्चे में, और ऐसे बात करें तो 75 मिलियन के बजट में। अभी $75 मिलियन का बजट तो काफी बॉलीवुड फिल्मों के लिए, हॉलीवुड फिल्मों के लिए भी पूरा नहीं होता है। यह सब हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया। और कैसे हुआ, आज भी दुनिया सोच रही है ये कैसे मुमकिन हो पाया। जब हमने चंद्रयान 3 से प्रयाण किया था तो काफी लोग ऐसा बोलते थे कि ये तो कभी चांद पे पहुंचेगा ही नहीं, मगर हमने जो निर्धारित किया था वो करके दिखाया। तो इसके पीछे के राज क्या है, ये कैसे मुमकिन हो पाया। 20,000 स्ट्रॉन्ग का जो इसरो है आज हमारे पास, इसरो के वैज्ञानिकों ने ये सब कैसे किया, इसकी बात करने के लिए हमारे साथ आज हाजिर है हमारे गेस्ट धनंजय रावल जी, जो कि इसरो के ट्यूटर है सर। और इनसे अच्छा व्यक्ति हमें मिल ही नहीं सकता। हमने पिछले 24 घंटों में, 30 घंटों में जो भी देखा कि हमारे लैंडर का, हमारे रोवर का चांद के सरफेस के ऊपर उतरते हुए, वो सब पिक्चर्स देखे, एनिमेशंस देखे कि ऐसे हुआ है। और जब अनाउंसमेंट किया गया कल शाम को तकरीबन 6:02 पे कि वी हैव लैंडेड ऑन मून, एस सोमनाथ जी द्वारा, तब 140 करोड़ भारतीयों के सफलता का दिन हो गया है। हम सोचने लगे कि क्या सही में इंडिया एक बड़ा पावर बन के उभर आया है। यस, स्पेस टेक्नोलॉजी में तो डेफिनेटली है। और यही बात करेंगे हम आज। हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे धनंजय जी, मॉडल्स के द्वारा, कि ये कैसे हो पाया। जबकि वहां कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण जो है, जिसे हम ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्लैनेट की होती है, वो बहुत कम है। जब पहली बार मानव गया था चंद्र के ऊपर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंचे थे सालों पहले, 1969 या 71 में। धनंजय जी मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूंगा तो। तब भी ये बातें होती थी कि उतरेंगे कैसे वहां पर, मगर हमारे ऑब्जेक्ट ने, हमारे लैंडर ने वहां पर सही जगह पे सही वक्त पे लैंड किया। और 2 घंटे बाद फिर रोवर भी, प्रज्ञान भी बाहर निकल आया। आज 24 घंटे में हम लोग काफी कुछ देख रहे हैं। इंडियन लोगो भी वहां पर प्रस्थापित होने वाला है। इसरो का लोगो, हमारा अशोक चिन्ह, वो भी वहां पर आएगा। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ सर, आप हमें शुरू से बताइए ये घटना है, ये कैसे कैसे हो पा रहा है धनंजय जी। नमस्ते हिमांशु सर। बहुत सारा अच्छा बैकग्राउंड आपने तैयार करके दिया, तो अभी मुझे बैटिंग करने में काफी मजा आएगा। सर, द फ्लोर इज तो योर्स। बात हम करेंगे 25 साल पहले की, हम्म। कि हमारे सुनने वाले दर्शक मित्रों को पता नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इसरो का नाम सुना है। लेकिन इसरो जहां से पैदा हुआ,
जिनका जन्मदाता है उनका नाम है पीआरएल, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो विक्रम साराभाई ने उनकी स्थापना की थी। वहां पे कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक मैदान था, जंगल था। और वहां पे विक्रम साराभाई और दो तीन लोग आके चर्चा करते थे कि यहाँ पे एक लेबोरेटरी तैयार करनी है, उसमें हम ये करेंगे, उसमें ये वो करेंगे। और ये बात सुनते सुनते एक यंग इंजीनियर ये सब बात सुन रहा था। सुनते सुनते फिर वो सोचता है, सर ये सारी बात तो सही है, लेकिन मैं साउथ से यहाँ आके काम करता हूँ, कुछ करता हूँ, सेट होने की बात करता हूँ, तो मेरा फ्यूचर क्या। डॉक्टर विक्रम साराभाई सोचते हैं कि यार मैं इनको क्या जवाब दूं, मेरा क्या विजन है अभी इनको पता नहीं है, अभी मैं इनका क्या जवाब दूं। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि देखो भैया, इधर आप यहाँ पे काम करेंगे ना, तो एक दिन भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। और ये नवयुवान और कोई नहीं था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उनका विजन ये है। डॉक्टर विक्रम साराभाई हरदम दो बातें कहते रहते थे, और उनके साथ में काम करने वाले लोग भी मुझे बताते हैं हर हमेशा दो चीज। हमारी गुजराती भाषा में हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पाँव रखो तो हाथी का पाँव रखो, यानी बड़ी बात करो, छोटी मोटी बात। दूसरी चीज, निशान चूक माफ, नीचा निशान माफ, बड़ा सोचो। तो ये दोनों बहुत बड़ी बात। और भी बातें हैं, मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन पीआरएल एक ऐसी संस्था है कि यहाँ पे आज भी देश और दुनिया के काफी जाने माने साइंटिस्ट वहां काम करते हैं। और ये विज्ञान संशोधन की एक संस्था है। वहां पे सारे साइंटिस्ट कुछ ना कुछ संशोधन करते रहते हैं और एक विचार देश को देते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो आज से 25 साल पहले भी इसरो के दो तीन वैज्ञानिक थे, उनके दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने प्रपोजल भेजा कि हमें चंद्र पे जाना चाहिए। सरकार के पास जब ये प्रपोजल गई तो सरकार ने देखा और सोचा कि अमेरिका, रशिया इतनी बार मून पे जा चुके हैं, चंद्र पे जा चुके हैं, वहां जाके बहुत सारा रिसर्च वगैरह किया, लेके क्या आए, तो गुजराती में हमारा हम कहते हैं कि धूल और डेपा, खाली वहां पे मिट्टी लेके आए। उसके बाद कुछ संशोधन नहीं हुआ, वहां पे कुछ नहीं है, वो सारी फाइल बंद करके ऐसे ही पड़ी रही। आज 50 साल तक अमेरिका, रशिया वापिस उसको चटपटी हो गई। जब भारत ने जाना की शुरू करी, बाद में उनको भी जाने की चटपटी हो गई। ये क्यों हुई उस पर हम आते हैं। हम्म। तो ये फाइल बंद हो गई। लेकिन ये दोनों साइंटिस्ट ने वापिस टाइम मांगा कि हमें थोड़ा टाइम दो मिलने का। टाइम मिल गया, दोनों साइंटिस्ट वहां मिलने गए और उन्होंने डिटेल में बात की कि देखो हम चंद्र पे क्यों जाना चाहते हैं, ये तो आप जानो। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो बताओ। तो उन्होंने कहा कि हम कॉलोनी बनाने की बात करते हैं, वहां पे मानव रहने, होटल वगैरह बनाने की बात करते हैं, लोग वहां रहे, टूरिज्म की बात करते हैं, और भी बहुत सारी कुछ बात करते हैं। तो कोई भी ग्रह पे अगर जाना है तो वहां जाने से पहले हम हैबिटेट डेवलप कब हो सकती है। आज भी हम पृथ्वी पे कोई घर खरीदने जाते हैं तो घर खरीदने के बाद, खरीदने से पहले बिल्डर को एक सवाल जरूर पूछते हैं कि पानी आता है या नहीं। तो वहां पे हमें जाना है तो सबसे पहले तो पानी ढूंढना पड़ेगा, पानी है या नहीं। अमेरिका और रशिया भले इतनी बार जाके आए, लेकिन वो कहाँ गए, तो जो चंद्र है, ये चंद्र के जो विषुववृत्तीय प्रदेश है, मैं दर्शक मित्रों को दिखाऊंगा कि ये मेरे हाथ में चंद्र का 3D मॉडल है। तो आप सारे लोग मून लैंडिंग साइट आप ढूंढेंगे, नासा मून लैंडिंग साइट सर्च करेंगे, तो पता चलेगा कि ये जो विषुववृत्त का प्रदेश है, बीच वाला प्रदेश, अमेरिका और रशिया सिर्फ बीच वाले प्रदेश में जाके आए हैं और कहीं गए नहीं। पृथ्वी पे पानी की बात अगर हम करते हैं तो पृथ्वी पे पानी सबसे ज्यादा ध्रुव प्रदेश में, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। दक्षिण ध्रुव। सबसे ज्यादा पानी दक्षिण ध्रुव पे है। तो चंद्र पे हमें पानी ढूंढना है तो विषुववृत्तीय प्रदेश में जाने का कोई मतलब नहीं है। हम ध्रुव प्रदेश में जाएंगे, यहाँ के विस्तार में जाएंगे। वहां पे पानी होने के चांसेस ज्यादा इसलिए है कि पृथ्वी पे पानी पहले नहीं था,
लेकिन पृथ्वी पे पानी कैसे आया कि बाहर से सारे कॉमेट और मीटियोर इम्पैक्ट होने के बाद उसके अंदर पानी होता है, बर्फ होता है। तो ये बर्फ आया यहाँ पे और वो पिघलने के बाद आज पानी जो आप देख रहे हैं, पूरा जो महासागर देख रहे हैं, वो बाहर से आई उल्का धूमकेतुओं के साथ पानी आया। अभी तो पृथ्वी पे वातावरण है, लेकिन चंद्र पे आज भी वातावरण, वहां एटमोस्फियर पे नहीं आज है। भी धूमकेतुओं की, चंद्र चंद्र के ऊपर आज भी वहां पे बहुत सारे धूमकेतु गिर रहे हैं। हम्म। और वो बहुत सारा पानी भी साथ में ला रहा है, क्योंकि वातावरण नहीं है तो पानी वेपर नहीं हो सकता, क्रिस्टल फॉर्म में पानी आता है। तो वहां पे डेफिनेटली पानी है और बहुत सारा पानी हो सकता है, लेकिन होने के चांसेस दक्षिण प्रदेश, ध्रुव प्रदेश में होने के चांसेस। दूसरी बात, अभी आपने मैसेज समाचार पत्रों में सुना होगा समाचार कि चाइना ने एक ऐसा सूर्य बना दिया है जो सूर्य कंट्रोल्ड सन है, यानी हम जब चाहे तब एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, जब चाहे उसको बंद भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और सन में जो एनर्जी जनरेट होती है, ये पॉल्यूशन फ्री है। तो ये एनर्जी जनरेट करने के लिए जो वायु की जरूरत पड़ती है, वो वायु है हीलियम। चंद्र पे हीलियम भरपूर मात्रा में है। तो अगर कंट्रोल्ड सन हम यहां बनाने की बात सोचते हैं, उसके बदले हम चंद्र पे सोचे, तो हीलियम वायु हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कंट्रोल्ड सन बनाना बहुत आसान वहां पे हो जाएगा। तो ये दो पर्पस है हमें सन पे जाने की। ये बात सुनने के बाद सारे अधिकारी चौंक गए। अरे, ये बात हमें बताई, अभी किसी को बताना नहीं। बोलो कितने पैसे चाहिए? तो जितने पैसे चाहिए बजट सैंक्शन हो गया और हमारा चंद्रयान का मिशन चालू हो गया। जी। चंद्रयान का मिशन जब चालू हुआ, तब सब कुछ तैयार हो गया, सैटेलाइट तैयार हो गया, सब कुछ। लेकिन उनको वहां ले जाने के लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। मिली थी। उनके लिए पावरफुल इंजन की जरूरत पड़ती थी, वो नहीं थी। तो चंद्रयान प्रोजेक्ट एक तरफ चला गया, हम रॉकेट के पीछे चले गए, क्योंकि अमेरिका ने मना कर दिया था, फ्रांस ने भी मना कर दिया था कि ये हम नहीं देंगे। तो हमने इंजीनियर, हमारे जो साइंटिस्टों ने इंजन भी बना दिया, हम्म। जिसके पीछे बहुत सारी पिक्चरें बनी और वो सारी चीज हमने देखी। हम्म। बहुत सारी तकलीफ हुई हमारे वैज्ञानिकों को, लेकिन ये बन गया। और हमारा रॉकेट सब कुछ तैयार हो गया। और अमेरिका के जासूसी लोगों ने, पता चल गया कि ये मून पे जाने वाले हैं और क्यों जाने वाले हैं, वो भी बात उनको पता चल गई। हम्म। ये बात जब पता चली, तब अमेरिका ने नासा को ऑर्डर भेजा कि चलो फटाफट हम भी मून पे जाने की तैयारी करो। नासा ने पूरी कैलकुलेशन लगाई कि आज से हम काम शुरू करेंगे तो ये बनते बनते 4 साल चले जाएंगे। 12,500 US डॉलर का खर्च होने वाला है। तो क्या करें, सिर खुजलाने लगे। फिर उन्होंने सोचा हम इतना टाइम लगाएंगे तब तक तो भारत जा चुका होगा। चलो हम क्या करें, दुश्मनी छोड़ दो, दोस्ती अपनाओ। नासा के इतिहास में पहली बार ऐसा बना कि नासा ने कोई दूसरी इंस्टीट्यूट का सपोर्ट मांगा, और वो इंस्टीट्यूट भारत की इसरो है। ये बहुत बड़ी सफलता उस टाइम पे हमें मिली। हम्म। उन्होंने कहा कि आप मून पे जाने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, क्या एक हमारा सैटेलाइट भी आप ले जाओ, हमारा पेलोड भी ले जाओ। हम्म। भारत ने कहा जरूर, हम आपके दोस्त हैं। देखो, ये पूरी दुनिया में गरज के मारे दोस्त है, बाकी कोई दोस्त। धनंजय भाई, तो भारत ने कहा, हाँ मैं जरा यहाँ रोकना चाहूंगा और दर्शकों के लिए कि दर्शक परिवारगण जो है हमारा, वो तकरीबन हाँ 10-15 हजार का ही है, बहुत बड़ा नहीं है। मेरा चैनल ओके बहुत बड़ा नहीं है, मगर वो वैश्विक है। तो ये जो वैश्विक हाँ परिवार है, उनको ये जानने की जरूरत है कि भारत के यस राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम रॉकेट मैन कहते थे। मिसाइल मैन उसकी यस। वजह धनंजय भाई ने आपको बता दी कि हम चंद्रयान को भूल के रॉकेट बनाने में लग गए थे, और वो रॉकेट उन्होंने बनाया, उसकी वजह से आज ये चंद्रयान ऊपर तक जा पाया है। वो समझने की जरूरत है। हाँ आप कंटिन्यू कीजिए। यस सर। तो अमेरिका ने जवाब दिया, इसरो ने जवाब, सॉरी, इसरो ने अमेरिका को जवाब दिया, ठीक है आप हमारे दोस्त हैं, हम आपका काम करेंगे, लेकिन आप जो काम करने वाले थे, आपने सोचा था, तो 12,500 करोड़ US डॉलर खर्चा होने वाला था।
हम आपका काम सिर्फ 350 करोड़ यूएस डॉलर में काम कर देंगे। अमेरिका ने कहा ओके। तो मित्रों, चंद्रयान का प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले चंद्रयान का प्रोजेक्ट प्रॉफिट में था। ओ, ये बात जो है वो हाँ, शायद कहीं नहीं आई मीडिया में। ये चंद्रयान का किसी को प्रोजेक्ट पता है। शुरू होने से पहले चंद्रयान का प्रोजेक्ट प्रॉफिट में था। बराबर प्रॉफिट समझ में था। लीजिए। उतना नहीं, उतना ही नहीं, उसके बाद तो जापान भी हमारे साथ आया, बल्गेरिया भी हमारे साथ आया। टोटल 11 सैटेलाइट हमने लॉन्च किए। और उस समय का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, एक साथ 11 सैटेलाइट कोई लॉन्च कर नहीं कर सका। तो ये काम इसरो ने तब कर दिया, दिखाया। उसके बाद चंद्रयान 2 आया। चंद्रयान 2 में हमने लैंडर और रोवर सारी चीज बनाई, ऑर्बिटर भी बनाए। हमारा चंद्रयान 2 वहां पहुंच गया। ऑर्बिटर सबसे पहले अलग हुआ, और ऑर्बिटर आज भी घूमता है। और बाद में चंद्रयान 2 का जो लैंडर था, वो भी काफी लगभग इसी टाइप का था। ये जो रोवर चंद्रयान 3 का है, लेकिन चंद्रयान 2 भी लगभग इसी टाइप का था। तो हम्म। हुआ क्या कि ये जो चंद्रयान 2, समझ लो ये चंद्रयान 2 है, ये जब लैंड हो रहा था, समझ लो यहां से चंद्र की धरती पे यहां तक आ गया था, यानी रफ ब्रेकिंग तक तो आ गया था, फाइन ब्रेकिंग पे भी आ गया था, 2 किलोमीटर चंद्र के ऊपर था। और यहाँ पे इनके जो ये जो बूस्टर रॉकेट है, जहां से फ्यूल बाहर निकलता है, उनका धुआं इतने प्रेशर से बाहर निकला कि चंद्र की धरती पे जो सारे डस्ट पार्टिकल बरसों से वहां पे जम चुके थे, वो हवा में उड़ने लगे। आपने कभी रॉकेट लॉन्च होते हुए देखा होगा कि जैसे 8, 9 और 0 होता है, तो इतना फ्यूल, इतना धुआं फायर होने के बाद आसपास हो जाता है कि अगर वहां खड़े तो हम कुछ देख भी नहीं सकते। और यही परिस्थिति वहां पे हुई। एक बवंडर जैसा माहौल वहां खड़ा हो गया। और चंद्रयान 2 में जो सेंसर लगे थे, जो हाइट डिस्टेंस मेजर करते थे, उनको ऐसा लगा कि ये चंद्र की धरती आ गई। तो जो बूस्टर रॉकेट जो चालू थे वो बंद हो गए, और बंद होने के बाद एकदम स्पीड से काम से गिर। चंद्रयान 2 धड़ाम करके गिर गया। और वहां तक हमारा चंद्रयान 2, हम कह सकते हैं कि वो फेल हो गया। हम्म। ये लेसन हमने सीखा चंद्रयान 3 2 में, कि इस तरह का गलती हो सकती है। तो हमने क्या किया। हाँ, हमारा स्कूटर कभी खराब हो जाता है, स्कूटर लेके कभी जाते हैं और स्कूटर रास्ते में बिगड़ जाता है, तो सबसे पहले हम किक मारते हैं। हम्म। पेट्रोल होता है तो चालू हो जाता है। तो चंद्रयान 2 में जो हम फ्यूल टैंक ले गए थे, तब जितना फ्यूल था वो यूज हो चुका था। तो हमने यहाँ पे इग्निशन तो दिया, लेकिन चालू नहीं। हमने ये भी सोचा कि चलो 15 दिन के बाद नया सूरज उगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के 15 दिन और वहां का एक दिन एक होता है। दिन। तब इलेक्ट्रिसिटी जो मिलेगी, क्योंकि चंद्रयान 2 के आसपास सारी सोलर पैनल लगी थी, वो चार्ज हो जाएगी, और चार्ज होने के बाद वापस ट्राई करेंगे। तो ये भी हमने अटेम्प्ट किया, लेकिन उस टाइम पे ये सारी सोलर पैनल इतनी अप टू द मार्क नहीं थी, इतनी ज्यादा नहीं थी कि जिसके कारण स्टार्टिंग टॉर्क मिल सके, और बाद में वो फेल हो। लेकिन चंद्रमा के 2 किलोमीटर ऊपर तक बहुत सारे डेटा तब तक हमें मिल चुके थे, क्लियर फोटोग्राफ भी मिल चुके थे। ये सारी चीज को लेके हमने चंद्रयान 2 का डिजाइन किया। चंद्रयान 2 में डिजाइन हमने ये किया कि चंद्रयान इसकी 3 जो का। फ्यूल टैंक थे, यस चंद्रयान 3 का, तो उनकी जो फ्यूल टैंक है वो हमने काफी बढ़ाई। एक्स्ट्रा फ्यूल भी हमने वहां पे रखा। इनकी जो सोलर पैनल थी वो भी काफी ज्यादा हमने बनाई। हम्म। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो थी कि इनका जो एल्टीट्यूड मीटर था, जो डिस्टेंस मेजर करता था, ये के बैंड एल्टीट्यूड मीटर की डिजाइन हमने करी। यानी वो एक फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी हम कह सकते। इतना ही नहीं, हमारे पास जो डेटा आ चुके थे, वो डेटा भी, सारे फोटोग्राफ भी उसको कंपैरिजन के लिए दे दिए कि देखो ये चीज आप मैच करो। और मैच करने के बाद आपको पता चलेगा कि जहां पे वो लैंड करना है वो जगह आई या नहीं। इधर इधर चारों तरफ सेंसर भी लगे हुए। और ये सेंसर कैसे थे कि जैसे दो सेंसर ने सिग्नल ट्रांसमिट किए चंद्र की धरती माँ के ऊपर, तो रिफ्लेक्ट होके ऊपर आते हैं। और रिफ्लेक्टिंग टाइम कितना है वो मेजर करते हम्म। हैं। समझ लो यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होके ऊपर आए, और ऊपर आने में 1 सेकंड लगा। यहाँ से भी सिग्नल ट्रांसमिट हुए,
रिफ्लेक्ट होके आने में एक समय लगा, तो इनका मतलब ये है कि ये धरती बिल्कुल समतल है, लैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 सेकंड हुई, यहाँ पे 1.1 सेकंड हुई, मतलब अनइवन सरफेस है। तो वहां पे उनके जो माइक्रोवेव सर्किट में इस तरह के डेटा दिए थे, तो वो अपने आप, क्योंकि लैंडिंग मोड में जाने के बाद हमारे हाथ में कोई कंट्रोल था नहीं, तो वो अपने आप अपनी जगह सिलेक्ट करके फोटोग्राफ मैच करके वो नीचे जाने वाला था, यानी फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी हमने रख दी। समझ लो आप, ये चंद्रयान आप देखेंगे तो कोई भी यान जो चंद्र पे जाने वाला है, जो लैंड चंद्र पे होने वाला है, इवन आप अपोलो की बात करेंगे, इवन आप लूना भी देखेंगे, चंद्रयान 2 देखेंगे, चंद्रयान 3 देखेंगे, तो सारे इसके शेप देखेंगे तो लगभग वो, समझ लो हम गुजराती में उसको बोलेंगे थोड़ा, यानी छोटे साइज का होता है। उसकी हाइट ज्यादा नहीं होती, लेकिन इसकी जो थोड़ा वेट है नहीं। वो ज्यादा होती है। ये इसलिए कि अगर वो गिरता है तो विड्थ ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेबल होता है, सेंटर ऑफ मास बीच में ज्यादा होता है, इसलिए अब इस प्रकार की उन्होंने डिजाइन तैयार की थी। लेकिन जब चंद्रयान 3 सारे मोड में, यानी रफ ब्रेकिंग, फाइन ब्रेकिंग, ये सारे सब जब सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि ये क्या होता है। लेकिन हम उनको एकदम आसान भाषा में दर्शक मित्रों को समझाए कि चंद्रयान चंद्र के ऊपर इस तरह से गोल गोल घूमता है, इस तरह से यहां से यहां जाता है। तो सबसे पहले तो हमें स्पीड कम करने की जरूरत पड़ती है, हाँ हाँ, वही मैं उसी पर आने वाला था। क्योंकि ये, हाँ, लेकिन क्योंकि ये घटना बहुत बहुत समझे को एक ट्रिकी घटना है। हम्म, ये काम जब चल रहा था, तब रसिया को अचानक विचार आया कि हमें भी मून पे जाना है। उन्होंने भी तैयारी कर दी। हमारा चंद्रयान 3 का रॉकेट लॉन्च होने के 10-15 दिन के बाद उनका रॉकेट लॉन्च हुआ। तो मैंने, अक्सर मैं कहता रहता हूं कि अगर स्पेस रेस में भाग लेना है, तो स्पेस रेस में स्पीड का इंपॉर्टेंट नहीं है, चाल का इंपॉर्टेंट। ऐसी चाल चलनी होती है कि जिससे हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। उनका जो रॉकेट था, ये एकदम स्पीड से वहां से निकल के वहां पे आ गया, चंद्र तक पहुंच गया। लेकिन चंद्र के पास पहुंचने के बाद जो गोल गोल घूमता था, गोल गोल घूमने के बाद स्पीड जो उनको कम करनी थी, कम तो हो गई, क्योंकि ये सारे बूस्टर रॉकेट चालू हो जाते हैं जैसे इस तरह से चलते हैं, तो बूस्टर रॉकेट फायर इस तरह से होते हैं, तो उनको एक धक्का लगता है, तो स्पीड धीरे धीरे कम हो जाए। तो सबसे पहले, जिसको डी बूस्टर कहते हैं, ये भी स्पीड कम होने के बाद दूसरी प्रोसेस होती है, जिनको हम कहते हैं रफ ब्रेकिंग। हम कार लेके जाते हैं हाईवे पे, और हमें आगे पता है कि आगे एक टर्न आने वाला है, तो पहले से उनकी स्पीड थोड़ी ब्रेक लगा के कम कर देते हैं, उनका नाम रफ ब्रेकिंग। फिर टर्न ले लेते हैं हम। तो हमने पहले क्या किया, सीधा मोड़ नहीं ले लिया। सबसे पहले ये जो 4 बूस्टर रॉकेट है, उनमें से सिर्फ एक बूस्टर रॉकेट चालू, थोड़ा सा चालू कर दिया, और थोड़ा सा चालू करने के बाद ये हमारा चंद्रयान इस तरह से हो गया, 45 डिग्री पर, इस तरह से हो गया। फिर हमने क्या किया, उनको छोड़ दिया, तो इसी तरह वो आगे आ गया, क्योंकि ज्यादा कर दे तो समझ लो वो गोल गोल घूम के गिर भी सकता था। गिर सकता था। तो हमने यही कर दिया, थोड़ा आगे आने दिया। आगे आने के बाद और एक बूस्टर थोड़ा चालू कर दिया, तो वो बिल्कुल 90 डिग्री पे चला। हम्म, रसिया जल्दी जल्दी में यहाँ पे गलती कर बैठा। ओके। हमने क्या किया कि वो हमारा जो चंद्रयान 3 जो था, वो सबसे पहले तो हमने अर्थ से लॉन्च किया, फिर पृथ्वी का एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, 5 चक्कर तीसरा लगे चक्कर थे। लगाया, 5 चक्कर लगाए। तो क्यों चक्कर लगाए, कि पहले रॉकेट जैसे ऊपर जाता था, फिर उसको बंद कर देते थे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो पृथ्वी के नीचे आ जाता था। फिर उसको घुमा के और ऊपर ले जाते थे। खाली ऊपर ले जाने में फ्यूल यूज होता था, लेकिन जब नीचे आता था, तब इतनी उनकी जो एक्सीलरेशन बढ़ जाता था। आपने खेत में वो खेडूत लोग गोफन लेके पत्थर दूर दूर फेंकते हैं, वो देखा होगा। हम्म, 1 2 3 4 और फेंकते हैं तो कितना पत्थर दूर जाता है, ये बस वही चीज। जेवलिन वाला बात। यस, एस्केप वेलोसिटी की जो वो बात करते हैं,
इतनी ज्यादा हो गई, तो एकदम कम फ्यूल में हम वहां चले गए। हमें टाइम की तो कोई मारामारी थी ही नहीं, टाइम लिमिट तो कोई था नहीं, भले 20 दिन लगे 40 दिन, हमको क्या। तो एकदम कम फ्यूल में हम वहां पहुंच गए। और उसके बाद चंद्र के पास भी 5 चक्कर उन्होंने लगाए, और फिर धीरे धीरे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हर एक टाइम पे पैरामीटर बदलते जाते हैं। और ये पैरामीटर जब बदलते जाते हैं, तब सारे साइंटिस्ट एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन के बाद कोई डिसीजन लेना पड़ता है और कमांड देना पड़ता है। तो धीरे धीरे ये काम करते हैं, तो ये सारी बात हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन 5 दिन में वहां पहुंचने के बाद सीधा लैंड, भारत से पहले पहुंचने की बात करते हैं, तो बहुत फटाफट सोचना पड़ता है। और इतना फटाफट मीटिंग नहीं होती, डिसीजन नहीं होता। और डिसीजन होता है तो कभी गलत भी होता है, और ये रशिया ने किया। हम्म। हमने उसमें आसान से काम किया, हम्म, और वो एकदम आसानी से लैंड हो गया। और सिर्फ लैंड होने के बाद हमारे पास जो डेटा मिले हैं, ये दुनिया की और कोई कंट्री वहां जाने जाएगी तो उनको सबसे पहले ये डेटा की जरूरत पड़ेगी, और उसकी हम मुंह बोली कीमत वसूल करने वाले। ओ, अच्छा। तो तो अभी आज दर्शक, तक की हमारी। हाँ, दर्शक मित्रों, अभी आगे जब बढ़ेंगे ना हम, तब ये भी जानने की कोशिश करेंगे धनंजय जी से कि विक्रम ने तो लैंड कर दिया, हम सब ने देखा लाइव। उसके बाद तकरीबन 2-3 घंटे लगे प्रज्ञान रोवर को उसमें से बाहर आने में। ये ऐसा क्यों हाँ, हुआ? ये तो बोला कि आपने ये भी लैंड बहुत हुए और अच्छा। डेटा मिला, वो उसकी तो मुंह मांगी कीमत लेंगे, मगर हाँ, प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में क्यों वक्त लगा? हाँ, जो मैंने पहले बताया कि जब ये लैंड होता था, तब एक बवंडर जैसी हम्म। आंधी वहां पे आसपास हो हाँ गई। हाँ। और मैंने पहले भी बताया कि चंद्र पे तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं। है नहीं। तो ये सारे डस्ट पार्टिकल हो गए ना हवा में जो उड़े हैं, ग्रेविटी नहीं है तो वो अचानक नीचे नहीं आते। पृथ्वी पे तो पत्थर फेंकते हैं, सीधा नीचे आ जाता है। अच्छा। हम्म। तो ये सारा जो सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। ओके। क्योंकि पहले अगर हम खोल देते तो ये सारे धुएं डस्ट पार्टिकल अंदर घुस ये जाता। रोवर के ऊपर लग जाते, उसके कैमरे के ऊपर लग जाते, और जो पिक्चर हम आज देखते हैं इतने क्लियर मिलते। तो इसलिए हमने 2 घंटे का टाइम लिया सेटल डाउन होने के बाद। और सेटल डाउन होने के बाद ये अपना रोवर, जो उसका टू द स्केल मॉडल हमने तैयार करके रखा है। ये सारी चीज हमने इसरो के लिए बनाई है, क्योंकि हम इसरो के ऑथोराइज स्पेस ट्यूटर है और मर्केंडाइज। आप देखेंगे तो यहाँ पे सोलर पैनल पहले बंद होती थी, फिर खुल जाती है बाहर निकलने के बाद। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके 3 व्हील, समझ लो आगे खड्डा आया तो आपने देखा इस तरह के जंपर लगे हैं। ये जो आगे खड्डा है उसको सिर्फ ये डिस्टर्ब होता है, बाकी सारे व्हील डिस्टर्ब होने वाले नहीं। यहाँ पे खड्डा आता है तो ये ऊपर चला जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये दूसरा व्हील है उसको कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे खड्डा भी हो सकता है, यहाँ पे पत्थर भी हो सकता है। तो ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन पे चलने के लिए ये अपना विक्रम लैंडर जो रोवर है, प्रज्ञान रोवर, ये चलने के लिए तैयार है। ये कितने यहाँ किलो पे का ऐसे है दो सर? कैमरे भी लग है। ये कितने किलो का है? ये 20 किलो के वजन का ये है? समझ लो 26 किलो के आसपास उसका वजन है। हम्म। एक नैनो कार जितना सेम उनका है, नैनो कार समझ लो। नैनो का। ओके। हाँ, यहाँ पे सारे कैमरे 2 लगे हैं, और 2 कैमरे से अलग अलग टाइप का ये जो इमेज, क्योंकि एक विजुअल इमेज में मिलेगी, और दूसरी जो रिसर्च के लिए जो इमेज चाहिए ये दूसरे कैमरे से मिलेगी। तो इतने नजदीक से चंद्र की धरती का फोटोग्राफ हमें अभी मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास तो डेटा है, लेकिन ये डेटा 50 साल पुराना है। 50 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है, बहुत सारे मीटियोर इम्पैक्ट हो जाती है, और जो भी उनके पास जो उन्होंने मैप बनाया है उसमें करेक्शन बहुत सारी जरूरत होती है। तो ये सारी चीज हमें अभी मिल रही है। तो प्रज्ञान रोवर का काम ये है। और ये प्रज्ञान रोवर जैसे जैसे आगे जाएगा, तो सबसे पहले तो पानी किस फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में है। पानी अगर मिल जाता है कई जगह पे, तो पानी का जो केमिकल बंधारण होता है H2O, H2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एस्ट्रोनॉट को जब वहां पे एस्ट्रोनॉट जाएंगे तो उसको सांस लेने की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत। तो ऑक्सीजन वहां से मिलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा टारगेट सिर्फ मून का नहीं है, हमें मंगल पे भी जाना।
तो यहां से मंगल पे जाना है तो इतना पावरफुल रॉकेट बनाना पड़ता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ का एटमॉस्फेयर, उससे बाहर निकलने के लिए बहुत सारी एस्केप वेलोसिटी जनरेट पड़ती है और बहुत सारा फ्यूल यूज होता है। लेकिन हम मार्स वाया मून जाए तो मून पे ग्रेविटी है ही नहीं, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, और हाइड्रोजन तो मिला ही है, तो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा वहां जाने के लिए। तो जैसे हम एक लॉन्ग जंप लगाते हैं, एथलीट लॉन्ग जंप लगाने के लिए पहले पहले एक पाँव जमीन पे जोर से लगाता है, बाद में खुद का हाँ, तो लगाता ये है। लॉन्ग जंप की जगह ट्रिपल जंप हो जाएगा, हॉप स्टेप एंड स्केप वाला बात हो जाएगी। हाँ, तो वो पाँव रख के वो सीधा हम ऊपर जाएंगे। आगे जाने के लिए हमारे लिए मून बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात हम दर्शक मित्रों को ये बताएंगे, बाद में और कोई सवाल होंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे, जो विचार और दुनिया के कोई देशों को नहीं आया, कि हमारा लैंडर तो चांद चंद्र पे है ही, रोवर भी अभी उनका काम कर रहा है, लेकिन उसका जो ऑर्बिटर है वो भी आसपास घूम रहा है। तो ये जो ऑर्बिटर है उसके अंदर भी हमने एक खास प्रकार के इस तरह के सेंसर लगाए हैं, जो इतनी दूर से पृथ्वी की हैबिटेट, क्योंकि पृथ्वी पे तो जीव सृष्टि खिली हुई है, जीव वनस्पति, ये तो जहां पे हैबिटेट ऑलरेडी है, इस तरह का प्लेनेट दूर से कैसा दिखता है वो काम कर रहा है देखने का। और वो डेटा हमारे पास जब आ जाएंगे तब यही डेटा का यूज हम करेंगे और ब्रह्मांड में और जगह भी देखेंगे कि इस तरह का कोई ग्रह हमें और कहीं दिखता है। क्योंकि आपने 2 दिन पहले ही सुना होगा कि एक अभी रूमर निकली थी कि सौराष्ट्र में एलियन दिखा, हम्म। लेकिन वो गलत था। लेकिन आज भी आम आदमी के दिमाग में ये सोच है कि हमारे जो जीव पृथ्वी पे है, ऐसे जीव और कहीं है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास आएंगे कि पृथ्वी पे हैबिटेट है तो दूर से ऐसा ग्रह दिखता है, तो ऐसा ग्रह अगर और कहीं दिखता है तो मतलब वहां जीव होने के चांसेस हो सकते हैं। हम्म। तो ऐसे बहुत अद्भुत रिसर्च होने वाले हैं, और ये रिसर्च सिर्फ भारत को नहीं, दुनिया के और देशों को भी काम में आने वाला है। ये काम हमने करके दिखाया है तो सारी दुनिया ये राह देख के बैठी थी कि चंद्रयान 3 सक्सेस होगा कि नहीं होगा। लेकिन हो जाने के बाद आप सोच लो, हमारे पास धड़ाधड़ ऑर्डर आने वाले हैं, आज भी आते हैं। सैटेलाइट लॉन्च करना है तो हम अदब से कहते हैं कि यू आर इन क्यू। लेकिन सैटेलाइट लॉन्च करना कहा तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, हमारा दूसरा एक लॉन्चिंग पैड भी तैयार हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का काम कर सके। लेकिन और भी स्पेस में काम करने के लिए हम तैयार है, और मुझे लगता है ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण तो होगी होगी, लेकिन भविष्य में जो हम सुपर पावर बनने की बात करते हैं 2047, तो मुझे लगता है हम उससे भी जल्दी बन जाएंगे। उसका कारण ये होगा। सर यार, ये अभी हमारे पास वक्त नहीं बचा है, तकरीबन 3-4 मिनट ही बचे, कैसे 40 मिनट निकल गए मेरी समझ में नहीं आ रहा। मगर ये सुनते सुनते सर, ये आपने कहा ना कि अभी ऑर्डर्स की बौछार लग जाएगी। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड बी द बिजनेस टर्नआउट इन नेक्स्ट 5 years विद द सक्सेस ऑफ दिस चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 के सक्सेस की वजह से अगले 5 सालों में इंडियन स्पेस इंडस्ट्री कितनी बड़ी होगी, क्या अंदाजा रख मैं सकते हैं? आपको बात बताऊं हिमांशु सर, मैं आपको बात बताऊं कि लास्ट ईयर बेंगलोर में स्पेस एक्सपो का आयोजन हुआ। हाँ, हाँ। यानी स्पेस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले दुनिया भर की कंपनी वहां पे आई थी, अपने स्टॉल लगाए। मैं वहां विजिट करने गया तो मुझे इतना बड़ा आश्चर्य हुआ कि लगभग वहां पे बस 230 स्टॉल लगे हुए थे, और ये 230 स्टॉल में 137 स्टॉल भारत के थे। ओह। और आप सोचो कि अभी तो हमारी शुरुआत है, स्पेस इंडस्ट्रीज, पूरी वर्ल्ड की जो स्पेस इंडस्ट्रीज है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा है। लेकिन थोड़े टाइम पे आप देखना, क्योंकि हम बहुत कम कीमत में, यानी अच्छा और सस्ता सब कुछ काम करके देते विद इन टाइम। आपने देखा होगा सबसे बड़ी घटना वो किसी ने ध्यान पे नहीं लगी, कल हमारा चंद्रयान 3 जो लैंड हुआ, ये बिफोर टाइम लैंड हुआ यस। था।
दर्शक मित्रों, वक्त नहीं बचा है, वरना बहुत बातें कर सकते हैं। फिर से इनको बुलाएंगे और बातें करेंगे स्पेस साइंस के बारे में। मगर मेरा यह मानना है कि ये जो चंद्रयान 3 का जो सक्सेस है, उसकी वजह से हमें एक तो चांद पे पानी ढूंढना, दूसरा हीलियम कंट्रोल्ड सन का निर्माण करना, एक ऐसा पैड बनाना चंद्र के ऊपर जहां से हम दूसरी जगह पे छलांग मार सके, और साथ ही साथ में पूरे विश्व को किस तरह से शेप देना है आगे चल के, उसके बारे में बहुत सी जानकारी मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये मॉडल से जो धनंजय जी ने बताया, उससे आपको समझने में सहूलियत होगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जो हम रोज देखते हैं, और किस हिसाब से ये चंद्रयान काम कर रहा था वो देखते हैं। हम स्पीड पे न जाएं तो देखें, तो ये भारत ने जो विश्व विजय की है, वो धीरज, धैर्य, साहस और अपनी काबिलियत के कारण प्राप्त की है। और यही हमारा एक विश्व गुरु बनने का सबसे बड़ा उदाहरण है। मित्रों, आज के लिए इतना ही काफी है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। धनंजय जी को डेफिनेटली फिर से बुलाएंगे और ये बात को कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार दर्शक मित्रों, धनंजय जी आपका खूब बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते।